बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अली। आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में मौजूद हैं और यहाँ पर एक बड़ी तादाद बच्चों की और उनके वालिदैन की मौजूद है। स्पेशल बच्चे हैं यहाँ पर। उसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर है आज से भी बात करें। इसके अलावा चेयरमैन टास्क फोर्स मुजम्मिल महमूद साहब से भी बात करें और आपको बताएं कि इम्तिहानात में होने वाली जो बूटी है, जो नकल माफिया है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ की जा रही है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं जो जाली उम्मीदवार आने हैं, जो पर्चा देने के लिए पहुंच जाते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी और जो FIR दर्ज की जाती है उस पर कौन सा कानून जो है वो राइज होता है और उस पर क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि इस वक्त जो बच्चे किसी वजह से पास नहीं हो सके उनका मुस्तकबिल क्या है, ये भी आपको बताएंगे। और इस वक्त हुकूमत पंजाब ने बाकायदा तौर पर उन बच्चों के लिए जो किसी वजह से पास नहीं हो सके एक डिप्लोमास का स्पेशल प्रोग्राम भी शुरू किया है ताकि वो बच्चे भी इस मुल्क व कौम का नाम जो है वो रोशन कर सकें। तो प्रोग्राम में काफ़ी अहम शख्सियात से बात होने वाली है। कुछ स्पेशल बच्चों से भी आपकी बात कराएंगे, कुछ ऐसे बच्चों से भी आपकी बात कराएंगे जो गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं। तो प्रोग्राम में मेरे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा आपको खुशामदीद कहेंगे। अगर लाहौर बोर्ड बच्चों पर सख्ती करता है तो रिजल्ट अच्छा नहीं आता, और अगर नरमी की जाती है, मतलब बूटी माफिया को इजाज़त दी जाती है, तो फिर रिजल्ट बड़ा अच्छा था। एक लेडीज हमारे साथ मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं और जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रेहाम ताहिर। अच्छा रेहाम, मुझे बताइएगा अभी आप जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है उसमें जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनके मुस्तकबिल को कैसे देख रहे हैं? उनका तो फिर कोई फ्यूचर ही नहीं है। अगर उनको प्रेशराइज एग्जामिनेशन की साइड से भी किया जाएगा और फिर उनके पेरेंट्स साइड से भी किया जाएगा, तो इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसको इनिशिएटिव लेना चाहिए कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो हैं वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो स्किलफुल हों, हैंड ऑन एक्टिविटीज़ करवाएं, जैसे इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाले करवाते हैं। इस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए ताकि वो बच्चे जो हैं वो अपनी लाइफ से बिल्कुल भी मायूस ना हो और अपने आप को स्टेप इन करें लाइफ के अंदर और डिफरेंट चीज़ें सीखें और आगे फ्यूचर उनका ब्राइट हो। वो भी इसी लाइन में शुमार उनका भी हो, इसी रॉ में वो रहें जिस तरह पढ़े लिखे बच्चे, ना कि वो कोई मोटर मैकेनिक बन जाए या वो किसी किराना। जैसे पहले ऐसे होता था कि साइंस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा जो है वो डिमांड किया जाता था, लेकिन जैसे अभी हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया है, कुछ करिकुलम चेंज करके FA-IT इंट्रोड्यूस करवाया है, FA क्रिएटिव आर्ट्स इंट्रोड्यूस करवाया है। इससे ही रिलेटेड और भी सब्जेक्ट जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स जो है वो बिल्डअप हो सकें, ना कि वो घर पर बैठ जाएं या कोई भी छोटा मोटा काम करना शुरू कर दे, क्योंकि अगर स्टूडेंट डेवलप नहीं होगा तो कंट्री भी डेवलप नहीं हो सकती है। समझती नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट है, चाहे वो लड़की है लड़का है, जो वो करना चाहता है वो कर जाता है, लेकिन अगर माँ बाप उसको कहे तुम डॉक्टर बनो और वो चाहता हो कि मैं इंजीनियर बनूँ तो वो कभी नहीं बन सकता। समझती है ये जरूरी है कि बच्चे की राय लेना चाहिए बात। हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है चाइल्ड एजुकेशन से पहले पेरेंटिंग की है कि माँ बाप को आप जो है ना वो एजुकेटेड करो कि बच्चा क्या चाहता है, फिर ही उसके बाद हो। एक बंदे का इंटरेस्ट नहीं, आप एक ही चीज़ में उसको धकेले जाओगे तो वो तो नहीं होगा। बताइए आप क्या पढ़ी हुई हैं, आगे क्या करना चाह रही हैं? मैंने B.Ed एलिमेंट्री एंड टीचर एजुकेशन किया हुआ। बेसिकली मेरी जो है क्वालिफिकेशन ECC लेवल पे है। इसके अलावा मैं अभी परस्यूइंग कर रही हूँ मास्टर्स इन स्पेशलाइजेशन इन करिकुलम डेवलपमेंट। आप जॉब भी कर रही हैं? जी, मैं नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में टीचर हूँ। तो कैसा रिजल्ट रहता है आपके बच्चों का, या ये फर्स्ट ईयर ही है आपका भी बच्चों को पढ़ाने में? पहला साल ये भी चल रहा है? नहीं, मैं पहले भी, मेरे पास एक्सपीरियंस है और यहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, जो स्टूडेंट के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। तो हम ये बताएं, आप जब क्लास में आती हैं तो बच्चे देख के डर जाते हैं कि मैडम आ गई, या बच्चे खुश होते हैं कि मैडम आ गई? वेरी फ्रेंडली बिहेवियर है मेरा बच्चों के साथ और बच्चे भी बहुत खुश हैं। आप समझिए सख्ती से बच्चे नहीं पढ़ सकते? नहीं पढ़ सकते हैं। किस तरह पढ़ सकते हैं? उनके साथ प्यार से रहे, उनको कोई कैंडीज वगैरह देते? कैंडीज वगैरह तो नहीं होती, बच्चों को बकअप करना चाहिए कि हाँ ये आप कर सकते हो, आपके अंदर स्किल्स हैं, ना कि उनको कह दो यार ये तो नहीं कर सकता। तो अगर बच्चों को इंगेज टीचर करेगी तो फिर ही बच्चा इंगेज होगा। अगर कोई बच्चा नहीं सीख रहा, आप बार बार उसे समझा रही हैं कि सीखो करो, और वो नहीं कर रहा और आपको थोड़ा गुस्सा आ गया है, आ ही जाता है इंसान को गुस्सा, तो फिर क्या? टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है हर चीज़ में और टीचर बनना एक बहुत पेशेंस का लेवल है। अगर आप वो पेशेंस नहीं गेन कर सकते तो फिर आप टीचर नहीं बन सकते। तो अगर कर रहा तो किसी और एक्टिविटी में उसको इन्वॉल्व करके उसी से रिलेटेड एक्टिविटी में कर दो ताकि वो एक मीनिंगफुल वे में दूसरी चीज़ों को लर्न कर सके। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस जो यहाँ पर कायम है, यहाँ की इंतजामिया ने आप लोगों को क्या इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आपने बच्चों के साथ कैसा रवैया रखना है? इसके लिए कोई लेक्चर भी होता है या बस एक दफ़ा कह दिया कि भी इस तरह करना है बस?
ये नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, एमिनेंस नहीं है, वो एक दूसरा इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे जो है वो टीचर ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। डिफरेंट ट्रेनिंग्स जो होती हैं जो टीचर्स ने गेन करनी होती हैं, वीकली भी होती हैं, मंथली भी होती हैं, सेशंस भी होते हैं, वर्कशॉप भी होते हैं। टीचर डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। अगर टीचर बेहतर होगा तो बच्चे आगे से बेहतर जनरेट कर सकेगा ना। और बूटी जो लड़कियां लड़के मारते हैं उनके लिए क्या उनके क्या कहेंगे? मेहनत करो, दूसरों की मेहनत को भी फल लगने दो। एक और खातून जो एजुकेशन से रिलेटेड है हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं क्या क्या इस्लाहात और एजुकेशन डिपार्टमेंट में आना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जैन निसार। जैन निसार जी। ये आपका, आप बताइएगा आप क्या समझती हैं, आप कितनी सख्ती हुकूमत को करनी चाहिए? क्योंकि अगर सख्ती करते हैं तो रिजल्ट अच्छा नहीं आता और अगर नरमी करते हैं तो रिजल्ट अच्छा आ जाता है। ये देखिए, सख्ती करेंगे तो जाहिर है रिजल्ट आपका बुरा ही आएगा। आप जिस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ते हैं, पेरेंट्स को और टीचर्स को एक इक्वली लेकर चलना चाहिए। अगर इनकेस टीचर्स मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली पेरेंट्स को भी चाहिए वो मेहनत करे। और बच्चा अंडर प्रेशर में कभी नहीं पड़ता, उसके साथ सख्ती नहीं करनी चाहिए ताकि वो थोड़ा उसको रिलीफ दें, ताकि वो खुद अपनी मेहनत करे, थोड़ा करे कम करे, लेकिन उस एक ट्रिकी स्टेज से वो निकल सके। तो हुकूमत को भी चाहिए थोड़ी मार्किंग थोड़ी कम करें, ठीक है, तो इस तरह भी बचे। ये बताएं, आमतौर पर जो थोड़ी पढ़ी लिखी फैमिलीज़ हैं या थोड़ी रिच फैमिलीज़ हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजना चाहते। वो कहते हैं हमारा बच्चा जो है वो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़े। तो ऐसा क्या है प्राइवेट स्कूल में जो सरकारी स्कूल में नहीं है? बेसिकली प्राइवेट स्कूल्स में ये होता है कि आपको चीज़ कॉन्सेप्ट से देते हैं, ठीक है। अगर पंजाब के जो डिफरेंट स्कूल्स हैं, अब इनमें अब यूँ हुआ है कि आपको जो कॉन्सेप्ट से चीज़ पढ़ाते हैं, लेकिन फोकस उनका होता है पंजाब टेक्स्ट बुक्स पर, वो पंजाब से कहते हैं। और जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो आपको कॉन्सेप्ट देते हैं, आपकी लैंग्वेज वगैरह इन सब पर फोकस करते हैं। इसीलिए पेरेंट्स जो है वो कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा नेक्स्ट लेवल की लर्निंग करे। दैट्स इट। आप समझती नहीं है कि सरकारी स्कूलों के माहौल में और प्राइवेट स्कूलों के माहौल में भी बड़ा फ़र्क है? सरकारी स्कूलों में पीने का साफ पानी भी नहीं है, वॉशरूम्स भी अच्छे नहीं हैं, और जो टीचर्स हैं उनकी कोई ट्रेनिंग भी इतनी अच्छी नहीं है। तो जो प्राइवेट स्कूलों की टीचर्स हैं वो एक तो होती भी खूबसूरत हैं और वो ड्रेसिंग भी अच्छी करके आती हैं, तो बच्चा ज़रा मानूस भी रहता है और पढ़ता भी अच्छे तरीके से। नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट में भी ऐसा ही है कि आपको हर चीज़ फैसिलिटेट की जाती है, साफ़ सुथरी है, एजुकेशन अच्छी है, यहाँ पे पानी वगैरह जो है हर चीज़ आपको दी जाती है। लेकिन एक टाइम था कि वहाँ पे गवर्नमेंट का जो सारे इंस्टीट्यूशंस थे उसका कहने मुकाम गिरा दिया गया था कि ऐसे ऐसे ऐसे, इसलिए लोग दूर भागते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग अपने बच्चों को कराएं। गवर्नमेंट में आपने पढ़ना थ्रू आउट बच्चे का एक अच्छा बैकग्राउंड जाता है, अच्छा जाता है। मतलब लेकिन प्राइवेट स्कूलों में वो बताते हैं कि क्लासरूम्स में एसी भी लगे हुए हैं। प्राइवेट स्कूल्स में जो है वो कैंटीन्स पे जो फूड का मेयार है वो भी बड़ा अच्छा है और वॉशरूम्स की पोजीशंस भी बड़ी अच्छी होती है और वहाँ पर अटेंडेंट भी खड़े होते हैं जो आपको कुछ आयास भी रखी हुई हैं। सरकारी स्कूलों में तो कोई आया भी नहीं रखी हुई है, मतलब बच्चे अपने मामला को यही तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है ना। अब प्राइवेट में लोग इसीलिए क्यों जाते हैं क्योंकि अब लोग कहते हैं कंपटीशन है कि हमारा बच्चा यहाँ पढ़ेगा तो ठीक है, अच्छा कहलाएगा, गवर्नमेंट में जाएगा तो अफोर्डेबल नहीं है भाई। इसलिए मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर तो 20 रुपये पर मंथ फीस है ना, जो नॉर्मली आम एक मजदूर आदमी भी अफोर्ड कर सकता है, अपने बच्चे को पढ़ा सकता है। लेकिन सरकारी स्कूलों में तो मिनिमम जो है वो 10,000 है, फिर 50,000 तक, तकरीबन फिर 1 लाख तक भी सैलरी फीस है वो जा रही है। तो इस पर हुकूमत ने कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया, जिसने जितना बड़ा, जितना खूबसूरत स्कूल बनाया, जितनी अच्छी टीचर्स रखी, उसने अपना रेट उसी तरह बढ़ा के रखा। तो सरकारी स्कूल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वहाँ पर तो 20 रुपये फीस है ना। तो इसलिए आप समझती नहीं कि 20 रुपये फीस होने की वजह से भी सहूलियत कम है। अगर गवर्नमेंट 100 रुपये या 200 रुपये फीस कर दे, ये भी अफोर्डेबल है, हर इंसान हर महीने अफोर्ड कर सकता है। और इस पर आप समझती नहीं कुछ बेहतरी आ सकती है मजीद स्कूलों में? जो एक हमने ट्रेडिशनल उनको सुर्ख पेंट किया हुआ है वो भी खत्म हो जाए, तो ये खतरे की निशानी। बच्चा देखता हो वो रेड पेंट है, वो पहले डर जाता है कि मैंने अंदर नहीं जाना। लेकिन इसमें ये भी तो है ना कि आपका अगर पीछे से बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली आप प्रेफर तो आप गवर्नमेंट को ही करोगे, वो 20 रुपये हो या 100 रुपया हो तो वो मैटर नहीं करता। जो कह रही है कि गरीब का बच्चा ही सिर्फ सरकारी नहीं, सरकारी स्कूल में जाए, ठीक है। मैं फिर वही बात करूंगी कि आप जब थ्रू आउट आप गवर्नमेंट लेवल से आप पढ़ते हो, वो आपका आगे बेसिक आपकी अच्छी हो जाती है। प्राइवेट में रटाबाजी ठीक है, रोट लर्निंग है, उसमें एक बच्चा अगर मेंटली अच्छा होगा, वो कोग्निटिव स्किल्स अच्छी होंगी तो वो डेफिनेटली वो चल जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट जो पीछे से ये अफोर्ड नहीं कर सकते, जो एक दिन में 1,000 रुपये अगर बंदा कमाता है, वो कैसे पढ़ा सकता है प्राइवेट स्कूल में? तो ये है कि इनके लिए फैसिलिटेशन कम दी गई है, लेकिन
मैं कह सकती हूँ कि मुझे लग रहा है कि ज़ाती तौर पर चाहती हैं कि बच्चे सरकारी स्कूल में आए और गवर्नमेंट की जो सहूलियात हैं उनसे मतलब आप लग तो नहीं रही। ना मैं पढ़ी हूँ, मैं थ्रू आउट मैं गवर्नमेंट पढ़ी हूँ और मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया है कि पढ़ते ही गवर्नमेंट। आप कॉलेज भी सरकारी में, मेरा गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी भी सरकारी में? जी स्कूल भी। आप चाहती हैं कि मतलब आप समझ रही हैं कि अगर किसी ने पढ़ना हो तो फिर उसके लिए प्लेटफॉर्म मैटर नहीं करता? हाँ, क्योंकि बच्चे ने खुद पढ़ना होता है, वो जहाँ मर्जी बच्चा जाएगा पढ़ेगा खुद। इन केस आप फीस ज्यादा दे रहे हो, बच्चा नहीं पढ़ रहा तो क्या फायदा आपका? आप फीस थोड़ी दो, बच्चा पढ़ने वाला हो फिर कहीं भी पढ़ लेता है। आप यार ये समझती नहीं है कि अगर हम किसी महफिल में बैठे हैं तो वहाँ वो पूछते हैं आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, तो वो बताते हैं जी मेरा तो फलां, मैं नाम नहीं लूंगा, फिर वो बुरा मना जाते हैं, फलां बड़े स्कूल में पढ़ता है, वो कहते हैं जी फलां बड़े स्कूल में पढ़ता है। तीसरा शख्स कहता है जी मेरा तो गवर्नमेंट सेकेंडरी हाई स्कूल में पढ़ता है, तो वो उसको बड़ी अजीब सी नज़रों से देखते हैं तुम्हारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। तो ये तासुर भी तो दूर होना चाहिए। तो फिर ये क्या फायदा कि आप एक पढ़े लिखे होकर आप कंपटीशन में आप आगे और दूसरे को डिग्रेड कर रहे हैं कि मेरा बच्चा तुमसे ऊपर है। बेशक आपके बच्चे को कुछ ना आता हो तो कोई फायदा नहीं। आप स्कूल पढ़ा है चाहे ना, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे मुआशरे में ये अब है कॉन्सेप्ट, ये कंपटीशन चल, मैं वही बात करूँ, कंपटीशन चल। जिंदगी के बारे में बताते नहीं है कि मेरा बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है। आपने तो माशाल्लाह पढ़ी हैं और अच्छा पढ़ी हैं, आगे आप जॉब भी कर रही हैं, अल्लाह आपके और मुस्तकबिल आसान करे, लेकिन आप समझती नहीं है कि थोड़ा सा अब लोग इसमें थोड़ा सा फील करते हैं कि भी ये हमारा हम कैसे तारुफ कराएं। हाँ करते हैं थोड़ा सा, ये इफेक्ट तो है। तो वही करता है जो अंडर प्रेशर रहता है। नाज़रीन, ये मैंने बारहा वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर साहब को मैसेज दिया, फिर अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से दे रहे हैं कि सर प्राइवेट स्कूल जिस तरह सरकारी स्कूलों का एक ही रूल आपने बनाया हुआ है, इस तरह तमाम प्राइवेट स्कूलों का भी एक ही रूल बना दें, 5,000 से 10,000 फीस मुख्तस कर दें। ये 50-50 हज़ार, ये 70-70 हज़ार रुपया फीस हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। जी ऐसे ही है। हम तो पैगाम देना चाहेंगे बूटी माफिया को? बूटी माफिया को हाँ मैं ये कहूँगी, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं आप लोग उनका हक मारते हैं। आप लोग कुछ नहीं सीखते हैं लेकिन आप आगे जरूर चले जाते हैं। एक जगह जाकर आप इंटरव्यू देंगे, वहाँ आपकी बोलती बंद है क्योंकि आप सीख के कुछ नहीं गए, बूटियां मार कर आए। तो आप लिहाजा रटा मारो करो। अब हाँ जाहिर है। वालेकुम सलाम। आपका नाम मैडम? जवेरिया नाजिम। जवेरिया, क्या कर रही हैं आप? मैं यहाँ पे एज अ होम रूम टीचर। आप टीचर हैं यहाँ पर, तो आपने क्वालिफिकेशन कहाँ से हासिल की, कितना पढ़ी हुई हैं? प्राइवेट स्कूल से पढ़ी हैं, सरकारी या कहाँ से? मैंने एमफिल किया है। स्कूल कौन सा था? स्कूल मेरा ताहिर फाउंडेशन स्कूल था, प्राइवेट स्कूल, और उसके बाद मेरा कॉलेज था क्वीन मैरी कॉलेज। क्वीन मैरी कॉलेज जो है वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। उसके बाद मेरी यूनिवर्सिटी में तो बड़ी मुश्किल से दाखिला मिलता है, आपको कैसे मिल गया? वो बस मार्क्स अच्छे थे ओपन मेरिट पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एडमिशन हुआ था। उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी IR डिपार्टमेंट से अपना मास्टर्स भी किया और एमफिल भी मैंने वहीं से किया। अब आगे और मजीद पढ़ना चाह रही हैं, PhD की तरफ जाना चाह रही हैं, कुछ और करना चाह रही हैं, या बस अब बच्चों को पढ़ाएंगी? क्या सोचा हुआ? नहीं, PhD का इंशाल्लाह मेरा प्लान है, लेकिन अभी कुछ ब्रेक के बाद। अभी कुछ ब्रेक एग्जैक्टली, अभी कुछ ब्रेक के बाद। तो आपने स्कूल लाइफ भी देखी, कॉलेज लाइफ भी, यूनिवर्सिटी लाइफ भी, तो कहाँ कहाँ पर आप देखती हैं कि कहाँ कहाँ पर गैप्स हैं स्टूडेंट्स और टीचर्स में, और हमारे तालीमी निज़ाम में कहाँ कहाँ पर दुरुस्ती होना ज़रूरी है? हमारा मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, हमें स्कूल से ही हमारा टीचर और स्टूडेंट का जो था वो बहुत ज़्यादा गैप था। वो गैप अभी भी वो स्टिल गैप वो अभी भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो गैप है ना, वो यूनिवर्सिटी लाइफ में भी जाके आपका कभी भी फिल नहीं होता, वो वैसे ही रहता, आपका माइंड सेट हो जाता है। आप में जिस तरह की वो चीज़ें फिल कर दी जाती हैं कि टीचर ऐसा होता है, ऐसा है, ऐसे बात नहीं करनी। और जिस तरह से टीचर्स उस टाइम ऑब्वियसली सबको पता है कि ये ट्रेनिंग्स और ये सारी चीज़ें अब जो है वो इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बात की जाती है। पहले इन चीज़ों पे इतनी बात नहीं की जाती थी। तो पहले ये था कि बस एक नॉर्मल है, हाँ ठीक है, वो डरी है, वो नहीं जा रही, इट्स ओके, तुम आगे नहीं आओगी, कोई और आ जाए जो करना मतलब इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। और ये पुलिंग जिसे कहते हैं, एग्जैक्टली, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे जाती है। ये कॉलेज लाइफ तक आपके साथ साथ चलती है, इवन यूनिवर्सिटी लाइफ में भी चलती हैं। और उसे टीचर का तो मुझे नहीं लगता उन्हें कोई इसका जो है वो नुकसान होता है, लेकिन एज अ स्टूडेंट वो हमें बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग स्टिल आगे नहीं जा पाते। आप समझती नहीं है? अभी मैं ये चेयरमैन टास्क फोर्स मुजम्मिल महमूद साहब से भी सवाल कर रहा था कि सर स्टूडेंट ने पेपर दिए, पास नहीं हुआ, उसकी सज़ा शुरू हो गई, वो कहीं मोटर मैकेनिक लगेगा, कहीं किसी किराना की दुकान पे लगेगा, उसकी तो सज़ा शुरू हो गई। ये बताएं, जिस टीचर ने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, जिसने उसका ख्याल नहीं रखा, उसकी क्या सज़ा?
अच्छा, एज अ टीचर मुझे नहीं लगता कि हम इतना ज़्यादा कोई टीचर आपको वो कर दे कि वो बिल्कुल ही आपको इग्नोर कर दे पूरी क्लास में, या बिल्कुल आपके ऊपर उस तरह से तवज्जो ना दे। हाँ, इंक्लूजन की अगर हम बात करें, जिसके ऊपर आज हमारा पूरा वो इवेंट और हमारी जो कॉन्फ्रेंस चल रही है, हाँ इंक्लूजन हो सकती है। उसको कोई ना कोई कहीं ना कहीं मसला होगा, टीचर वो डायग्नोज नहीं कर पाया होगा, मे बी उसको थोड़ा ऊंचा सुनाई देता हो, मे बी उसको पास से ज़्यादा अच्छा दिखाई देता हो। तो ये चीज़ें, और कुछ बच्चे होते हैं जो अपने इन फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते ना, तो ये चीज़ हमारी जब रह जाती है तो ये चीज़ें भी हमारा आगे एग्जाम्स में या बोर्ड में जब हम जाते हैं, वो फिर कहीं ना कहीं इसका बैकलैश ज़रूर अब हमें जो है वो मिलता है। तो अगर हम दूसरी तरह से, जैसे आपने कहा कि अगर टीचर उसको इग्नोर कर दे, या वो उस तरह से, अगर टीचर ने इग्नोर करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 20 स्टूडेंट्स हैं ना, तो वो 15 को इग्नोर करता है, और 5 स्टूडेंट्स जिनको पता है कि इनको आता है, वही स्टूडेंट्स जो है पोजीशन लेंगे, मेरा नाम रोशन। ना, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। मुझे ये बता दें कि ये जो हमारा कम्युनिकेशन गैप है, इसको खत्म करने के लिए भी कोई यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर होना चाहिए, कॉलेज में, स्कूल में एक लेक्चर, एक कम से कम 15 मिनट का कम से कम हो जाए, बच्चों के साथ थोड़ी गपशप, थोड़ा उनके ऊपर जो प्रेशर है वो आप समझते हैं? हाँ, होना चाहिए। हाँ, अब जैसे अब हमारा अर्ली जो स्कूल है वो हमारा चल रहा है, हम लोग जैसे स्कूल स्टार्ट, जैसे हमारा होता है लाइक सुबह 8 AM हमारा स्कूल स्टार्ट है, 8 AM to 8:15 हमारा सर्कल टाइम होता है, जिसमें टीचर और स्टूडेंट का जो है वो इंटरेक्शन होता है। टीचर स्टूडेंट से बात करती है, स्टूडेंट टीचर से बात करता है। अब वो सारा दिन चलता है, इसी तरह ही है, लेकिन वो एक स्पेशल टाइम हमने वो उसको दिया हुआ है। मुझे ये बताइए, आपके सब्जेक्ट क्या था? मेरा एजुकेशन था। एजुकेशन आपका सब्जेक्ट था। अच्छा, कुछ लोग साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं, आपकी कोई ऐसी कोलीग्स होंगी, कोई आपकी फ्रेंड्स होंगी? एमफिल में साइकोलॉजी का वो एक सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट। अच्छा, मैं अपने सवाल की तरफ आ रहा हूँ। मैंने बात की कम्युनिकेशन गैप की, तो ये कम्युनिकेशन गैप जो है, ये आप समझती हैं कि हमारी ज़िंदगी में हर जगह पर असरअंदाज होता है? मतलब अगर बच्चे की अपनी माँ के साथ कम्युनिकेशन नहीं है अच्छी, थोड़ा बड़ा हो गया, बाप के साथ अच्छी नहीं है, अगर शादी हो गई है, बीवी के साथ अच्छी नहीं है कम्युनिकेशन, तो इस कम्युनिकेशन गैप के नुकसानात ही हैं, फ़ायदा तो उसका कोई भी नहीं है। नहीं, वाकई इसके नुकसानात बहुत है। अगर हम एकेडमिकली, अगर हम बात कर ले, अपनी वालदा से बात कर लें, वालिद से बात कर लें, उनको अपना प्रॉब्लम बता दें कि ये इशू है, मेरे दिमाग में ये चल रहा है, तो बाज़-औक़ात कोई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हम सोच रहे होते हैं बताएं ना बताएं ना, लेकिन जब हम बता देते हैं तो हम अपने आप को बहुत हल्का फील करते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, और सेम टीचर के साथ भी ऐसे होता है। जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है ना, अगर आप टीचर से शेयर कर दो ना कि मुझे इस वजह से ये सबक याद नहीं हुआ, या इस वजह से मैंने अपना लेसन प्रिपेयर नहीं किया, या तो वो आप बड़ा लाइट फील करते हो। और जब आप ये चीज़ें नहीं कन्वे कर पाते तो वो अंदर ही अंदर आपको होता है कि टीचर ने मुझे नालायक समझ लिया, टीचर को लगा कि मुझे ये सब नहीं आता, और वो टीचर ने पता नहीं समझा होता है या नहीं होता, लेकिन हमारे माइंड में ना थ्रू आउट सेशन यही चलता रहता है। आप ये बताएं कि आगे क्या सोचा हुआ है? और ये तो पढ़ लिया, अब ठीक है, जॉब भी मिल गई है, तो आगे क्या मुस्तकबिल के क्या प्लानिंग्स है? इस मुल्क को के लिए मजीद क्या करने चाहिए? मैंने जो पर्सनली सोचा हुआ है वो मैंने यही सोचा हुआ है कि जो चीज़ें मैंने फेस किया है, एटलीस्ट वो तो मैं अपने स्टूडेंट को बिल्कुल भी फेस नहीं करने दूंगी। नाज़रीन, अब आपको एक ऐसी स्टूडेंट से मिलवाने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक एक स्पेशल स्कूल से है, स्पेशल बच्ची है और गोल्ड मेडल भी ले चुकी है, और मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। आपकी भी तारुफ कराते हैं, आपकी भी बात कराते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैनब अली है, मैं टर्नी पॉइंट स्कूल में पढ़ती हूँ। मिस नौशीन में गाड़ी में साइकिल चलाई। जीत गई आप जर्मनी। कैसा फील हुआ जर्मनी में आपने ये जाके कारनामा सर अंजाम दिया? कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा है। हाँ जी। कितने बहन भाई हैं आपके? एक भाई है और एक जैनब है। एक जैनब है, एक भाई। अच्छा जैनब, ये बताएं, जब आपने विन किया, आपको मेडल मिला, तो आपको कौन याद आया? अम्मी याद आई, अब्बू याद आई, या वो टीचर्स याद आई जिन्होंने आपको सिखाया था? टीचर याद आई थी। कौन सी टीचर्स थी? अस्सलाम वालेकुम। नाम? मेरा नाम नौशीन है और मैं टर्निंग पॉइंट सेंटर से हूँ, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पर काम करती हूँ। और ज़ैनब अली रज़ा स्टूडेंट है मेरी। साइकिलिंग जो है ना, मैंने जितना हो सका अपना एक पैशन इसके अंदर डाला और इसको साइकिलिंग सिखाई, और फिर माशाल्लाह से ये जर्मनी से गोल्ड मेडल लेके आई है, बर्लिन से। और सर पता था इसके अंदर कुछ तरह की क्वालिटीज हैं, ये कर जाएगी, या बस आप मेहनत कर रही थी कि बस अल्लाह जाने और अल्लाह के काम? नहीं, सर इरफान है हमारे स्पोर्ट्स टीचर, जिन्होंने कहा कि बच्चों को लेकर आए और ये चीजें करें, और बच्चों को कैंप्स में लेके गए कराची। तो मुझे था कि ये बच्ची कर सकती है, इसके अंदर इतने गट्स हैं, और इसने करके दिखाया। थैंक यू। बच्ची ने करके दिखाया है। इस वक्त वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं।
उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जी, क्या हाल है आपके लिए? अच्छा रिजल्ट आया सर, एक तो बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया जी, आप सब भी। मुजम्मिल साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया है कि ये सारी काविश वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर साहब की है। बूटी माफिया पे भी सर कंट्रोल किया हुआ है और रिजल्ट भी अच्छा है। अच्छा सर, एक सवाल है, जो बच्चे फेल हो जाते हैं, पहली दफा हुआ तारीख में ऐसा कि हुकूमत पंजाब ने उनके लिए ऐसे इंस्टीट्यूट बना दिए हैं कि वो वहाँ दाखिला ले सकते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? यही कहूंगा जी कि आप एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ भी जाना चाहते हैं तो उसके लिए वोकेशनल स्ट्रीम्स हैं और वो सर्टिफिकेशंस हैं जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल हैं। सो वो सर्टिफिकेशंस लें, पाकिस्तान में काम करें, यहाँ आए जाएं। वी आर ऑल हियर टू हेल्प यू। If you do not want to continue doing your metric, let's say, or your FAFSC or your undergrad, you can get that vocational stream। और आज तक ये इसलिए नहीं लोग करते थे कि उन बच्चों को नालायक समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। उन बच्चों के अंदर बहुत सारी एबिलिटीज हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक इज्जतदार वोकेशनल स्ट्रीम मिलने से अब वो एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ तेजी से जाएंगे। अब जो बच्चे हमारे फेल हुए हैं वो अब हुकूमत पंजाब की तरफ से कोई ना कोई डिप्लोमास कर सकेंगे, कुछ सीख सकेंगे और उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी भी गवर्नमेंट। जी एब्सोल्युटली, ना सिर्फ डिप्लोमास, मैंने कहा ग्लोबली रिकॉग्नाइज। सो 2 ईयर प्रोग्राम्स हैं, 1 ईयर प्रोग्राम है, 2, 4, 6 महीने वाले कोर्सेज नहीं, ताकि उनकी सर्टिफिकेशन ग्लोबली भी एक्सेप्टेड हो। क्योंकि लेट्स से नर्सेज आज सिर्फ पाकिस्तान में शॉर्ट नहीं है, वो यूएस में भी शॉर्ट है, वो इंग्लैंड में भी शॉर्ट है। दे लुकिंग फॉर गुड ड्राइवर्स, प्लम्बर्स, एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट। आई मीन आप वो वाहिद वजीर तालीम हैं जो खुद चले गए थे सेंटर्स पर। हमने देखा जब जैसे ही आपको चार्ज मिला तो आप खुद सेंटर्स में पहुंच गए थे, आपने जाके खुद अपने हाथों से वहां पर बूटी माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां भी की। तो सर जाली उम्मीदवारान कम तो हो गए लेकिन खत्म नहीं हो गए। सर मैं समझता हूँ कि सिर्फ 5% रह गए और इस दफा क्योंकि 3 लेयर्स थी, अगली दफा से 100% हम जब बायोमेट्रिक भी इंश्योर कर देंगे तमाम सेंटर्स पे, वो भी खत्म हो जाएगा। थैंक यू। राना तालीम वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात हमारे साथ मौजूद थे, जिनका कहना था कि मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं कि बूटी माफिया पर मुकम्मल कंट्रोल जो है वो कर लिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि ये वो वाहिद वजीर तालीम पंजाब हैं जो खुद जो है वहां पर पहुंचे हैं और बूटी माफिया के खिलाफ इन्होंने सख्त कार्रवाइयां भी की हैं। रिजल्ट की अगर बात करें तो जो बच्चे इस दफा किसी वजह से फेल हो चुके हैं उनके लिए स्पेशल कोटा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से रखा गया है। उनको बाकायदा तौर पर डिप्लोमास कराए जाएंगे ताकि वो भी मुल्क कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ इस वक्त चेयरमैन टास्क फोर्स मुजम्मिल महमूद साहब मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं और जान लेते हैं लाहौर बोर्ड में और क्या मजीद इस्लाहात आ रही हैं। रिजल्ट पर भी बात करेंगे और आने वाले दिनों में मजीद क्या इकदाम होंगे, तमाम तर सूरत हाल से जानने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया सर आपके वक्त का। आपका शुक्रिया सर। बताइएगा इस दफ़ा रिजल्ट कैसा रहा और आने वाले दिनों में क्या मजीद इस्लाहात लेके आ रहे हैं? रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में जैसे आपने देखा कि बहुत सारी रिफॉर्म्स आई, बूटी माफिया का खात्मा किया हमने, उसके अलावा हार्ट सेंटर्स की हमने CCTV मॉनिटरिंग की और ये भी इंश्योर किया कि छोटे छोटे कमरों में एग्जामिनेशन सेंटर्स ना बने बल्कि बड़े हॉल्स में बनाए जाएं सेंटर्स। फिर जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई इंश्योर किया कि वही लोग ड्यूटी पे आए और अपनी जगह किसी और को ना भेजें। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो आपने देखा कि पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा एक सिख बच्चे ने पोजीशन हासिल की, जो कि एक बहुत बड़ा एजाज़ है हम सब के लिए। और फिर आप ये देखिए कि वज़ीर आला पंजाब ने इंश्योर किया कि किसी किस्म का रिश्वतस्तानी जो है उसको ख़त्म किया जाए और उसके नतीजे में आप देखें एक रेडी बान का बच्चा भी पोजीशन होल्डर बना, एक तंदूर पे काम करने वाले का भी बच्चा पोजीशन होल्डर बना, एक सरकारी स्कूल टीचर की बेटी जो है वो पूरे पंजाब में टॉप करती है और दानिश स्कूल का बच्चा जो है वो पूरे पंजाब में सेकंड आता है। तो हमारे मतवस्त तबके के बच्चे जो हैं वो उन्होंने राइज एंड शाइन किया है, तो हमारे लिए तो ये बड़े एजाज़ की बात है। मुजम्मिल साहब आप गुफ्तगू से लग रहे हैं थोड़े खुले आदमी हैं, तो मैं चाहता हूँ आपसे थोड़े खुले सवाल भी हो जाएं, तो मुझे उम्मीद है कि आप उसके जवाब भी अच्छे तरीके से देंगे। मुजम्मिल साहब हम थोड़ी नरमी करते हैं और हमारे जो बोर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान हैं वो थोड़ी स्टूडेंट्स को नरमी देते हैं तो रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है। जैसे ही हम थोड़ी सख्ती करते हैं तो रिजल्ट ख़राब आ जाता है, तो इसकी क्या वजह आता है? इसमें कोई बैलेंस आप देख रहे हैं? अच्छा, नरमी नहीं, असल में देखें अगर आप पिछले 3 साल के डाटा का जायज़ा लें तो रिजल्ट तकरीबन 5% नीचे गया है ओवरऑल पंजाब में। उसकी वजह ये थी कि हमने चीज़ों को स्टैंडर्डाइज किया और ट्रांसपेरेंट किया, मतलब ये इंश्योर किया कि चीटिंग ना हो। उसकी एक कॉस्ट है कि बच्चों ने अंडर परफॉर्म किया तकरीबन 5% ने, मगर इसके साथ आप ये देखें कि उन बच्चों को मार्क्स मिले और उन बच्चों की पोजीशंस आई जो डिजर्व करते थे, जिन्होंने मेहनत की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिसके नतीजे में मेरिटोक्रेसी जो है वो आम होगी और आने वाले दौर में वही बच्चे कामयाब होंगे और पोजीशंस हासिल करेंगे जिन्होंने मेहनत की है। पोजीशन होल्डर्स पे बात करेंगे, लेकिन थोड़ी बात उन बच्चों पे कर लेते हैं जो बच्चे फेल हो जाते हैं
और फिर हमें किसी मोटर मैकेनिक की दुकान पर, किसी किराने की दुकान पर काम करते हुए नजर आते हैं। तो इसमें आप बताएं कि सारा कसूर क्या बच्चे का ही है या उसको पढ़ाने वाले टीचर का भी कोई कसूर है, उस पर भी कोई जिम्मेदारी आयद होती है, या हमने कभी नहीं देखा माजी में कि इस क्लास के इतने बच्चे फेल हुए तो सरकारी टीचर को मुअत्तल कर दिया या उसके खिलाफ इंक्वायरी चल पड़ी कि भाई तुम्हारी क्लास का रिजल्ट इतना गंदा क्यों आया। तो ये प्रैक्टिस तो प्राइवेट स्कूलों में भी इसी तरह ही है, सजा नहीं मिलती, और सरकारी स्कूलों में भी इसी तरह है। तो आपने कोई सजा जजा का अमल आगे मुस्तकबिल में कोई तजवीज़ किया हुआ? बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले तो देखिए, इसमें पिछले साल 3,58,000 बच्चे जो हैं वो मैट्रिक के इम्तिहानात में कामयाब ना हो सके। उसके बाद उनमें से 2 लाख बच्चे रीअपीयर हुए, वो कामयाब हो गए। बाकी जो बच्चे 1,50,000 के करीब थे जो मैट्रिक के इम्तिहानात में नहीं कामयाबी हासिल कर सके, तो वज़ीर आला पंजाब ने, और ये पहली दफ़ा हुआ, वज़ीर तालीम पंजाब के मशवरे पर उन बच्चों को पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ कनेक्ट किया और उन बच्चों को स्किल्स की ट्रेनिंग दी गई, फेल होने वाले बच्चों को, ताकि इंश्योर किया जाए। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ जी कि ईयर पिछले साल, और उन 1.5 लाख बच्चों की स्किल डेवलपमेंट की गई। उन लोगों को, इस काबिल बच्चों को बनाया गया कि वो अपनी फैमिलीज का सहारा बन सकें। आपका जवाब तो ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर दूं तो मुज़म्मिल साहब, ये तो हो गया, आप लोगों ने बताया भी। अब लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है इतनी, और ज़्यादातर बच्चे जो फेल होते हैं उनका ताल्लुक सरकारी स्कूलों से ही होता है। तो क्या सरकारी स्कूलों के टीचर्स ने उन बच्चों को बुलाया अपने स्कूल में कॉल करके, या उनके पेरेंट्स को कहा कि आपका बच्चा फेल हो गया है, यहाँ पर आए हैं हमारे पास, ये पंजाब ने एक नया दायरा शुरू किया तो हम आपके बच्चे को यहाँ ज्वाइन कराते हैं, या उसके लिए कोई पॉलिसी भी बना रहे हैं? अच्छा, मैं इसको थोड़ा मैकेनिज्म को थोड़ा एक्सप्लेन, फेल होने वाला बच्चा आपके अदारे में आ जाए, ना कि वो किसी किराना की दुकान पर चला जाए। मैं मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता हूँ सर। बेसिकली डाटा समझ लें, इस दफ़ा भी जो रिजल्ट आया और पिछले साल भी आया, 75% बच्चे जो सरकारी स्कूलों के थे या प्राइवेट स्कूलों के रेगुलर थे। एक बात को समझ ले, एक बच्चा वो होता है तालीमी निज़ाम में और इम्तिहानात देता है जो रेगुलर पढ़ रहा है, यानी रोज़ाना की बुनियाद पे स्कूल जाता है, और चाहे वो सरकारी स्कूल जा रहा है या प्राइवेट स्कूल जा रहा है। सर, उन बच्चों की पासिंग परसेंटेज 75% से ज़्यादा है। ये जो बच्चे ज़्यादा फेल होते हैं, ये वो बच्चे हैं जो रेगुलर स्कूल नहीं जाते, साल के आखिर में 3 महीने पहले, 4 महीने पहले दाखिला भेज के किसी प्राइवेट एकेडमी, ट्यूशन सेंटर में दाखिला लेते हैं, या कोई बने बनाए नोट्स लेके तैयारी करने की कोशिश करते हैं। वो बच्चे हैं जो 60% फेल होते हैं। अब आ गया आपके सवाल का दूसरा हिस्सा, इन बच्चों से कांटेक्ट कैसे किया गया। इन तमाम बच्चों का डेटा जो है वो बोर्ड के पास सेफ होता है। बोर्ड ने वो डेटा जो है वो पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिया। उनमें इन बच्चों के घरों के एड्रेसेस थे, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के थे या प्राइवेट सेक्टर के थे। तो पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उन एड्रेसेस और टेलीफोन नंबर्स की बुनियाद पे इनके वालिदैन के साथ रब्ता किया। सिर्फ लाहौर में हुई या पूरे पंजाब में? ये पूरे पंजाब में हुई थी, और ये इंश्योर किया गया कि ये बच्चे जो हैं ये मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन सकें, ना कि किसी मैकेनिक की दुकान पे चले जाएं। ठीक हो गया। अच्छा मुज़म्मिल साहब, ये भी मुझे बताइएगा कि हमारा जो मेयार तालीम है स्कूलों का, अक्सर सरकारी स्कूल, इस दफ़ा तो बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा, सरकारी स्कूलों के बच्चों ने भी पोजीशंस ली हैं। यहाँ से तो ये साबित हो गया कि जो पढ़ेगा डेफिनेटली वही आगे आएगा ना, तो ये तो अच्छा हो गया। लेकिन हुकूमती सतह पर मैंने पहले भी आपसे सवाल किया कि क्या टीचर्स के लिए कोई हमने कोई सजा जजा का कोई मैकेनिज्म, या उनकी परफॉर्मेंस या उनकी तनज़ली की जाए, या उनको कहा जाए अगले 5 साल तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलेगी या तुम्हारा 1 साल का इंक्रीमेंट कटेगा, जो हमें नज़र आता है। और इस सवाल को मजीद एक और इसमें सवाल में ऐड कर दूँ, और इसमें दोबारा फिर आपसे पूछूंगा कि हमने माजी में देखा कि जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो शहबाज शरीफ साहब बड़े एक्टिव होते थे। कभी बारिश होती थी तो वो 4 बंदे उड़ा दिए, कहीं क्राइम होता था तो 6 बंदे पुलिस वाले उड़ा दिए। तो वज़ीर आला तो पैकेजेस दे रही हैं, पैसे तो बहुत दिए हैं उन्होंने, तारीख में कभी नहीं दिए इतने, लेकिन उस तरह से एक्शन होते नजर नहीं आ रहे, वो इंक्वायरीज होती नजर नहीं आ रही इसमें भी। लेकिन पहले मेरा सवाल, मेरा क्योंकि पोर्टफोलियो एजुकेशन का है तो मैं उसी पे रिस्ट्रिक्ट रहते हुए बात करना, उसी पे भी बता दें। मैं अर्ज करता हूँ सर, उसमें सर इस तरह से है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पे वज़ीर तालीम पंजाब ने उन तमाम सरकारी स्कूलों का डाटा मुरतब करने की हिदायत कर दी है, और साथ ये देखना है किसी 1 साल की बुनियाद पे नहीं, मगर ये ज़रूर है कि पिछले 3 साल में अगर किसी स्कूल में बच्चों का रिज़ल्ट मुसलसल बुरा आ रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई ना कोई तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमने उसको डिग डाउन भी करेंगे, इंश्योर भी करेंगे कि अगर असातिज़ा में से कोई ऐसे असातिज़ा हैं कि जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी का इदराक पूरे तरीके से नहीं किया या जिम्मेदारी को मुकम्मल तौर पे, सैर हासिल तौर पे उसको अदा नहीं किया, तो उन असातिज़ा को अकाउंटेबल ज़रूर बनाया जाएगा, मगर इसके साथ ही साथ
वो असातिज़ा जिनके बच्चों ने पोजीशंस हासिल की हैं, जिनके बच्चों के रिजल्ट्स बड़े इम्प्रूव हुए हैं, उन असातिज़ा को रिवॉर्ड भी किया जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं कि अगर कुछ असातिज़ा ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा और मुसलसल नहीं अच्छा आ रहा कई सालों से, तो यकीनन उनकी जवाबदेही होगी, और उसके साथ जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा है उनको उसके लिए रिवॉर्ड भी किया जाएगा। अच्छा सर, कुछ सरकारी स्कूलों में हमें जो गार्ड्स हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन के जो स्कूल हैं बच्चियों के, वहाँ पर यूनिफॉर्म में नज़र नहीं आते। तो मिनिस्टर साहब से भी एक दो दफ़ा हमने रिक्वेस्ट की है कि सर इसके ऊपर कोई कमेटी बनाएं या इसको देखें। तो मुस्तकबिल में आप इस पर भी कुछ करने जा रहे हैं? और साफ़ पानी का इशू भी है सर, फिल्ट्रेशन प्लांट्स कई स्कूलों में नहीं है। क्योंकि मैं इस वक्त मुजम्मिल साहब से बात नहीं कर रहा, मुझे ये लग रहा है कि मिनिस्टर साहब का अक्स मेरे पास बैठा हुआ है, तो मैं उनसे बात कर रहा हूँ और अपने मैसेज के थ्रू हम आवाम को भी अवेयरनेस दे रहे हैं, और आप भी प्लीज़ इसके लिए जो कुछ जी, मैं अपने इल्म की बुनियाद पे, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो इम्तिहानात है, तो डायरेक्टली ये चीज़ें मेरे अंडर नहीं है, मगर मैं ये देखता हूँ कि मिनिस्टर साहब इस पे दिन रात कोशिश कर रहे हैं, साफ़ पानी के लिए, मिसिंग फैसिलिटीज़ के लिए, और गार्ड्स और बाकी वहाँ पे जो स्टाफ है क्लीनलीनेस के हवाले से दिन रात इस पे कोशिश हो रही है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे 24 अगस्त से जब स्कूल दोबारा खुलेंगे, आपको एक वाज़ेह तौर पे बेहतरी नज़र आएगी। अच्छा सर, दौराने इम्तिहानात किसी एक बच्चे ने नकल मारी और वो पकड़ा गया, और किसी एक बच्चे ने अपनी जगह पे किसी और को भेज दिया। ये बड़े हमने बहुत केस पिछली दफ़ा भी रिपोर्ट हुए थे, इस दफ़ा भी रिपोर्ट हुए हैं। पेपर किसी का देने, उसको बीए का स्टूडेंट बैठा हुआ है, तो वो हम पकड़ लेते हैं और उस पर हम FIR भी देते हैं। तो कानून के मुताबिक FIR जब हो जाती है किसी के ऊपर भी, तो एक तो उसका मुस्तकबिल भी, आपको पता है सरकारी नौकरी के कुछ मसाइल होते हैं, या हमने ये कोई ऐसी FIR बनाई हुई है जिसका कोई इतना इमेज इसका उसका ख़राब नहीं होता, ये भी बता दें। और क्या इसके बाद FIR के बाद गिरफ्तारी भी अमल में आती है, बाकायदा बेल करानी पड़ती है? इसके लिए कानून क्या जो है वो आप देखें, इसके जो लीगल एस्पेक्ट हैं वो तो मेरा ख्याल है हमारे जो लीगल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी लीगल हैं बोर्ड के, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मगर FIR, क्योंकि एक FIR है तो उसके लिए ज़मानत का प्रोसेस तो होगा, और यकीनी तौर पे 3 साल के लिए उस बच्चे को बैन कर दिया जाता है। FIR में तो उसका नाम 100 साल तक रहेगा ना, जो हमारा पाकिस्तान का कानून है कि अगर किसी के ऊपर एक FIR हो तो 100 साल तक वो उसके नाम पर चलती रहती है, उसके बाद वो रिकॉर्ड। जी, उसका देखें एक्विटल जो है वो तो कोर्ट पे है कि कोर्ट उसको गिल्टी डिक्लेयर करते हुए अगर उसको पनिश करता है, जो भी उसकी पनिशमेंट है या पेनल्टी है वो उसको होती है। तो देखें, क्राइम छोटा हो या बड़ा हो, बहरहाल वो क्राइम है, और उसके नतीजे में अगर कोई FIR दर्ज होती है तो वो क्राइम के अगेंस्ट दर्ज हो रही है, बिला वजह नहीं हो रही। तो कोई भी इम्पर्सनेशन में इन्वॉल्व है या चीटिंग में इन्वॉल्व है तो उसको इसके कॉन्सिक्वेंसेस का पता होना चाहिए। तो इट्स ओनली फेयर, क्योंकि ये लॉ ऑफ द लैंड है, तो इससे हम डिनाई तो नहीं कर सकते, और ये हमने तो बनाया ही नहीं, ये कई दहाइयों से मौजूद है और सिर्फ यहाँ पे नहीं है, पूरी दुनिया में है। अच्छा सर, लाहौर बोर्ड में कुछ इस तरह के भी मसाइल रहे कि जब इम्तिहानी मराकज़ में अफसरान की ड्यूटीज़ लगती थी तो वो नीचे नंबर भी गलत दर्ज कर देते थे, वो फ़ोन करते थे किसी को। ये आपके साहब का एक ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, तो वो कोई अमरूद वाला निकल आता था, कुछ सेब वाला निकल आता था, कहता मैं तो है ही नहीं, वो कहते तेरी तो ड्यूटी लगी है भाई, थे लाइवेंड रोड बोर्ड के विच तेरी ड्यूटी लगी, वो कहता जी मैं तो अमरूद बेचता हूँ, मेरा तो ये काम ही नहीं है। तो इस तरह के वाक़यात भी हो रहे थे। और फिर इस तरह का भी था कि हम लोग जैसे दिहाड़ी पे कोई बंदे अड्डे से मजदूर पकड़ लेते हैं, इस तरह पकड़ कर भी तैनात किए होते थे ना, तो वो रिश्वत और सारी चीज़ें वो प्रैक्टिस वो कर भी रहे थे। तो अभी आप लोगों ने क्या बना दिया इसका? कौन कौन से ऐसे अफराद हैं जो एलिजिबल हैं जो कि इम्तिहानी मराकज़ के ऊपर ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे? सर 2024 में जब गवर्नमेंट आई पंजाब में, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा की, तो वज़ीर तालीम पंजाब ने जो पहला काम किया इस ज़मन में वो ये किया, और ऑर्डर्स उस वक्त में आज से 2 साल पहले के वो ऑर्डर्स इशू हैं और उसी पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। कोई प्राइवेट बंदा किसी इम्तिहानी सेंटर में दाखिल ही नहीं हो सकता, सेक्शन 144 है। अब कोई रेडीमान, कोई प्राइवेट बंदा किसी जगह पे निगरान नहीं लग सकता। फिर कौन लगेगा? कौन लगेगा? सरकारी असातिज़ा करेंगे। इन्विजिलेशन का फरीज़ा अब सरकारी असातिज़ा सर अंजाम देंगे, प्राइवेट टीचर भी अंजाम नहीं दे सकता। मजदूर तो दूर की बात है, प्राइवेट टीचर भी इसलिए नहीं कि ताकि चीटिंग का, मैल प्रैक्टिसेस का, इम्पर्सनेशन का कोई भी इम्कान जो है उसको बिल्कुल सिफर कर दिया जाए। तो लिहाजा ये पिछले 2 साल से ऐसा है कि अब एग्जामिनेशन सेंटर्स में कोई प्राइवेट बंदा, प्राइवेट सेक्टर का कोई बंदा अब वो एंटर नहीं हो सकता। सेक्शन 144 है जिसके तहत उस पर कार्रवाई की जाती है। तो अब तमाम जो अमला है वो सरकारी? जी सरकारी है। सर ये भी बता दीजिएगा कि जो बच्चे किसी वजह से पढ़ नहीं सकते
या वो सोशल मीडिया के ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह, उनकी एक्टिविटी ऐसी है या उनका दिल नहीं लगता पढ़ाई में, और वो जब इम्तिहानात में बैठते हैं तो रिजल्ट अच्छा नहीं, तो रिजल्ट जब अच्छा नहीं आता तो फिर डेफिनेटली वो जो स्कूल में पढ़ता है उसका इमेज भी ख़राब होता है, जिनका वो बच्चा होता है उन वालिदैन का भी इमेज ख़राब होता है, तो बोर्ड का भी इमेज ख़राब होता है कि ये मार्किंग जो है वो इस दफ़ा कम आई है। डेफिनेटली आप लोगों ने भी रिपोर्ट करनी होती है, सारी चीज़ें आगे भेजनी होती हैं। तो आप समझते हैं कि अगर वो बच्चा दोबारा पेपरों में पार्टिसिपेट करना चाहे और ये चाहे कि मैं फिर से एक दफ़ा कोशिश करूँ, तो उसके लिए कोई नरम खाना या कोई आसान सवालात का कोई सेक्शन ऐसा हो जो देकर वो भी पास होकर कॉलेज की जो है वो शक्ल, ये सवाल आसान भी हो तो उसके लिए उस चैप्टर का पढ़ा होना तो जरूरी है ना। अगर एक बच्चे ने पढ़ा ही नहीं तो फिर तो जितना मर्जी आसान सवाल होगा उसको उसका जवाब नहीं आता होगा, तो पढ़ना जरूरी है पहली जगह पे। दूसरा आपका जो सवाल है, देखिए ये एक रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सोशल मीडिया। बच्चा सोशल मीडिया स्कूल में तो यूज नहीं करता, इम्तिहान देते हुए भी यूज नहीं करता, वो कहाँ पे यूज करता है? घर में यूज करता है। उसमें मैं गुजारिश करूंगा, इसमें मेरी जिम्मेदारी भी है एज अ पेरेंट, आप भी एक पेरेंट हैं, तो वालिदैन की ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को अगर उन्होंने कोई गैजेट्स या डिवाइसेस दी हैं तो उनका रिस्पॉन्सिबल यूज हो, नंबर 1। नंबर 2, उसका इस्तेमाल करने का कोई 1 घंटा 2 घंटे उनके फिक्स टाइम हो जिसमें वो कंस्ट्रक्टिव यूज उसका करें और उसके बाद वो डिवाइस उनसे ले ली जाए। ये ना हो कि बच्चा स्कूल से आए और डिवाइस पकड़ ले और उसके बाद दोबारा जब वो सोने का वक्त आए तो फिर वो डिवाइस छोड़े। तो अगर ये सूरत हाल रही और इररिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो भी इससे रिलेटेड हैं वो होता रहा, तो फिर ऑब्वियसली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सिर्फ गवर्नमेंट पे नहीं आती, वो फिर पेरेंट्स को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मेरा बहुत शुक्रिया। एक तो आपके वक्त, मेरा आखिरी सवाल ये बता दें, ये हमारे नाज़रीन भी इस सवाल का जवाब जानना चाह रहे हैं कि जब हमने बच्चों की स्लिप्स निकाली, ऑनलाइन निकाली और उस पर तस्वीर भी चस्पा की, उसके बावजूद ये जो 2 नंबर उम्मीदवारान हैं या दूसरे अल्फाज जाली उम्मीदवार जिन्हें मैं कहता हूँ, ये फिर सेंटर के अंदर दाखिल कैसे हो जाते हैं? इम्पर्सनेटर्स हम इनको कहते हैं। सर देखें, उसमें इम्पर्सनेटर्स किस तरह से होते हैं कि 2 भाई हैं, रिजेम्बलेंस है, तो एक भाई ने 2 साल पहले इम्तिहान दिया, वो छोटे भाई की जगह पेपर देने आ गया, दोनों की शक्ल मिलती है। दूसरी बात, बच्चों की ये जो तस्वीर हम लेते हैं वो 9वीं जमात के शुरू में लेते हैं, तो जब वो इम्तिहान दे रहा होता है तो वो 10वीं जमात के आखिर पे होता है, यानी 2 साल बाद। और ये एज, टीन एज ऐसी होती है 13 से 16 साल कि इनमें बच्चों के फीचर्स तेजी से तब्दील हो रहे होते हैं, तो इस वजह से इस तरह के केसेस सामने आते हैं। लेकिन इसकी शरह जो है अब कम होते होते ना होने के बराबर है। इसकी मैं मिसाल देता हूं कि इस साल पूरी साहिवाल डिवीजन में इम्पर्सनेशन का सिर्फ 1 केस था। इसकी क्या रीजन है कि हमने क्राइटेरिया इतना स्ट्रिक्ट कर दिया, और अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर्स का विजिट करें, वो रोल नंबर स्लिप देखें, उसमें QR कोड है, आप अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे, बोर्ड का डाटा खुल जाएगा। तो लिहाजा अब इम्पर्सनेशन ना होने के बराबर है। और जैसे अभी हमने कुछ देर पहले बात की कि उसके अगेंस्ट क्या है, FIR है, पकड़े जाने के 99.9% चांसेस हैं। लेकिन अगर 3 साल पीछे चले जाएं तो इम्पर्सनेशन बहुत ज्यादा थी। आप वो डाटा और अदादो शुमार जब निकाल के देखेंगे तो वजीर आला पंजाब ने और वजीर तालीम पंजाब ने जो इकदामात किए हैं पिछले 2 सालों में, उसके नतीजे में इम्पर्सनेशन या जाली उम्मीदवार जो हैं अब वो ना होने के बराबर हैं, और अगले 2 सालों में आप देखेंगे ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सर, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस उम्मीदवार ने पेपर देने होते हैं उसे पता होता है कि मैंने पेपर तो नहीं देने, पेपर तो किसी और से दिलवाने हैं, तो क्या मुमकिन है कि उसकी तस्वीर उठाकर लगाई जाए? अब मुमकिन नहीं है जी, अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि नादरा से डाटा लेना और वो बाकी सारा कुछ करना, तो अब ये मुमकिन नहीं रहा। सर, आखिर में बूटी माफिया को क्या पैगाम देंगे? बहुत सख्ती की हुई आपने और अच्छा किया हुआ इस मुल्क को, कौम के लिए। डेफिनेटली जो मेहनत करे पढ़े उसी को ही आगे आना चाहिए। क्या पैगाम? बूटी माफिया के लिए यही पैगाम है कि अब आपके दिन गिने जा चुके हैं और इंशाल्लाह ताला वज़ीर आला पंजाब के दौर में अब ये मुमकिन नहीं है कि आप अपनी एक्टिविटीज को जारी रख सकें। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। आपका नाम? बाके। बाकी भाई, आपने क्या ऐसा किया कि आपको गोल्ड मेडल मिला और किस कंट्री से आपने गोल्ड मेडल लिया? By the way, I'm not going to gold medal. I'm going to Singapore for a special Olympics के साथ है। एक कॉन्फ्रेंस थी उधर, बाय द स्पेशल ओलंपिक, बाकी एथलीट्स आ रहे थे। कुछ लोग यहाँ से लाहौर से मेरे साथ निकले थे, मेरे साथ सर थे सैफान, कुछ लोग बलोचिस्तान थे, कुछ लोग पंजाब थे और कुछ लोग सेंट थे। तो वहाँ से हमें एग्जैक्ट हमें निकलना होता है कि सिंगापुर के आते, तो कॉन्फ्रेंस थी उधर हमारी। मुझे बताना होता हमें क्यूजिन क्या आते, क्यूजिन किस ब्रांड के होते हैं।
क्यूजिन बाय द मेरी वालदा का कार वाला रहता है होममेड का दैट्स अमेजिंग होममेड बाय द हमारे पास फ्रोजन चीज़ें होती हैं। अभी आगे क्या सोचा आपने, आगे क्या करेंगे? आगे मैं अपने मुल्क को रोशन करूँगा। रोशन करेंगे? यस यस। तो आपकी कामयाबी हम किसको डेडिकेट करें, किसको सर सेरा जाता है आपको? आप इतने कामयाब हुए सिंगापुर में। मेरे जो ज़्यादा थिंक ज़्यादा कोई फैमिली से सपोर्ट। आपकी फैमिली की सपोर्ट है? यस। आप टीचर ने भी काफ़ी रोल प्ले किया है। टीचर से सपोर्ट करते हैं हमें, तो सपोर्ट करने के आते तो मैं आगे निकला हूँ, स्कूल से ग्रेजुएट होया हूँ। तो अगर मैं स्कूल नहीं होता तो फैमिली नहीं होता मैं तो सपोर्ट फ़ायदा नहीं है। आपका ये कहना है कि अगर फैमिली सपोर्ट ना करे तो आप, मैं आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ कि आप दुनिया के किसी भी मैदान में कामयाब नहीं हो सकते अगर आपके पीछे आपकी फैमिली की सपोर्ट नहीं है। बाकिर ने यह भी कहा है कि मेरी टीचर का भी इसमें किरदार है, टीचर ने भी मुझे बैकअप किया है, लेकिन जो रोल मेरी फैमिली का है वो कहीं नहीं है। तो ये एक स्पेशल बच्चे का मैसेज है और ये बड़ा स्पेशल मैसेज है, और ये आमतौर पर हम जैसे नॉर्मल लोग इस बात को नहीं करते, ना समझते हैं। हम तो ये कहते हैं हम जो बन गए हैं वो खुद से बन गए हैं, हम जो कर रहे हैं वो खुद से कर रहे हैं, मैं और कुछ नहीं है। बाकी ये कह रहा है कि मुझे जो कुछ भी मिला है या आपने जो कुछ भी करना है वो आपकी फैमिली की सपोर्ट के साथ मुमकिन है। अगर आपकी फैमिली की सपोर्ट आपके साथ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, मेरे साथ रहिए जी। यहाँ पर मौजूद है नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में, और इसके साथ आपको ये भी बताएं कि इससे पहले वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात साहब भी यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने इस बात का इरादा किया है कि आने वाले दिनों में मजीद जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में उसमें बेहतरियाँ लाई जाएंगी। इस वक्त एक और स्पेशल बच्चा हमारे साथ मौजूद है और जान लेते हैं वो इस मुल्क कौम के लिए क्या करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम भाई? ताहा भाई, क्या करते हैं आप, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? I make animations and I'm a lady animator and I'm at Sprout Resource Center. वेरी गुड, वेरी गुड। नाज़रीन, बच्चा जो है चूँकि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट उर्दू में है तो बच्चा इंग्लिश में बात करना चाह रहा है, मजीद इससे जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो बेटा आगे जाके मुस्तकबिल में क्या करेंगे आप, बड़े होके क्या बनेंगे? A few famous animator. फेमस एनिमेटर। AI पे काम करेंगे? यस। No. ये एक सॉफ्टवेयर है ये। व्हाट योर नेम? व्हाट्स योर सॉफ्टवेयर नेम? Paperclip. इट्स अ सॉफ्टवेयर। आप टीचर हैं? यस। कैसा बच्चा ये पढ़ता है? बहुत अच्छा, इंटेलिजेंट है। कैसी देख रही है मुस्तकबिल इसका, कैसा? बहुत अच्छा, ब्राइट इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, ताहा की वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं और वो बताना चाह रही हैं कि ताहा कितना होनहार है, वो क्या क्या काम करता है। इनकी वालिदा से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ताहा बेसिकली एनिमेशन करता है ऑन द पेपरक्लिप, ही डू द वॉइस ओवर एज वेल। वो सारी की सारी एनिमेशन कार्टून जो है वो सारी चीज़ें वो खुद बनाता है और खुद ही ये वॉइस ओवर करता है। तो ही हैज़ द यूट्यूब चैनल एज वेल ऑन द यूट्यूब। इट्स अ ताहा द एनिमेटर, तो ही इज़ वर्किंग ऑन दैट थिंग। ये बताएं ताहा की एज कितनी है? और ताहा इज़ 11 राइट नाउ। 11। तो आपको कब ये फील हुआ कि ये एक स्पेशल बच्चा है, ये इसकी जो हरकत सकनात थी वो डिफरेंट थी दूसरे बच्चों से, तो कैसे कितने में साल आपको ये ऑब्जर्व हुआ? एज अ पेरेंट तो हम लोग क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड था, डेट्स वाई हम लोगों को थोड़ा सा डायग्नोस करने में ज़्यादा जल्दी हम लोगों को पता चल गया था, क्योंकि ही वॉज द सेंटर ऑफ द फैमिली। तो डेट्स वाई हम लोगों ने 2.5 years में हम लोग ये डायग्नोस कर चुके हुए थे कि ही नीड सम काइंड ऑफ स्पेशल एक्स्ट्रा, तो डेट्स वाई हम लोग उसके साथ काम तब से कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं, आपकी जो शादी है वो फैमिली में हुई? यस। फैमिलीज की जो शादियां हैं उसमें ये इश्यूज आते हैं, आप समझती हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ है, ये मिथ्स हैं, बट इट इज़ नॉट द रियल प्रॉब्लम राइट नाउ। तो आप इसके आपकी ज़िंदगी में आने के बाद कहते हैं जब कुछ स्पेशल बच्चा किसी की ज़िंदगी में आता है तो बड़ी हैरानकुन तब्दीलियां भी आती हैं, तो क्या तब्दीलियां आई आपकी ज़िंदगी में? एज अ मदर तो आप जब भी मदर कोई बनती है तो उसकी लाइफ की चेंज बिल्कुल हो जाती है। एज अ स्पेशल मदर तो स्पेशल चाइल्ड तो आपके लिए बहुत काफ़ी चैलेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि थ्रू आउट द सोसाइटी आपको समझाना एक बहुत बड़ा काम है कि आप सबको अवेयर कर सको कि किस तरह करना है, उस बच्चे को कैसे मेहनत बढ़ जाती है। यस, उसका ख्याल रखना। यस, उल्टा सीधा काम चीज़ें, लेकिन एज अ गार्ड उसके साथ रहना। हाँ जी। अच्छा ये बताएं, इसके अलावा भी कोई तब्दीलियां आई, मतलब आपके जो हालात थे, ये भी मैंने सुना है कि जो स्पेशल बच्चा जब किसी के घर में आता है तो वहाँ पर बरकत भी आ जाती है, तो आप समझती हैं कुछ इस तरह की चेंजेस भी आई आपकी जिंदगी में? वो तो मेरा अल्लाह ताला पे एक बिलीव है। अल्लाह ताला हर किस जो जानदार पैदा किया उसके साथ हर की अल्लाह ताला ने एक सेंटर रखा हुआ है, उसके साथ चलता रहता है। बट यस ऑफ कोर्स के इसकी वजह से काफ़ी ब्लेसिंग भी है हम लोगों के लिए।
if he is a special child, he is also a blessing for us. आप क्या मैसेज देंगी जो लोग आपको देख रहे हैं जिनके घर में भी स्पेशल बच्चे हैं? आपका बच्चा तो माशाल्लाह एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है और आप बता रही हैं कि एक यूट्यूब चैनल भी रन कर रहा है और वॉइस ओवर भी खुद करता है, उस पर तस्वीरें भी खुद लगाता है, तो ये तो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। ये तो आने वाले दिनों में किसी टीवी चैनल पे बतौर एनएलई भी काम कर सकता है ना, तो अच्छी बात है। लेकिन ये बताएं आप दीगर जो मदर्स हैं उनको क्या मैसेज देंगे? मैं सब लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी, इफ़ यू हैव एनी चाइल्ड, आई नो कि ये सब चीज़ें कॉप अप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट इन्हीं बच्चों को देख के हम लोग को हिम्मत आती है और इन्हीं के साथ हमने काम करना है। स्पेशल ताहा की वालिदा जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थी और आपको बताएं कि शहर लाहौर में आज नवाज शरीफ ऑफ एक्सीलेंस में एक बड़ी जो है वो तकरीब थी जहां पर वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात साहब भी मौजूद थे। हमने काफ़ी लोगों से गुफ्तगू की और आपको बताया कि इम्तिहानी मराकज़ में जो होने वाली नकल है, नकल माफिया पर कैसे कार्रवाई हो रही है। और चेयरमैन टास्क फोर्स बराए मुजम्मिल महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और उनसे भी हमने जानने की कोशिश की कि मुस्तकबिल में ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ आ रही हैं जिसके थ्रू जो है वो इन नकल माफिया और बूटी माफिया के ऊपर काबू पाया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि शहर लाहौर में इस दफ़ा रिजल्ट की अगर बात करें तो जो बच्चे किसी वजह से पास नहीं हो सके, पंजाब भर में उनके लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ऐसे डिप्लोमास के कॉलेजेस बना दिए हैं, ऐसे डिप्लोमास सेंटर्स बना दिए हैं कि जहाँ पर वो बच्चे जाएँ और वो डिप्लोमास की डिग्रीज हासिल करें, वहाँ से जो भी उनके अंदर स्किल्स हैं जिस पर भी वो काम करना चाहते हैं और उसके बाद इस मुल्क कौम का नाम रोशन करें। मुझे अपने मेज़बान कामरान अली और मेरे कैमरामैन रईस को इस एपिसोड से इजाज़त दें। दोबारा एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।